So let us now continue with the hybridization. तो मैंने जैसे आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिसमें ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है और उनसे एग्जैक्टली ऐसे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ये जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स आपको एज आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट types of hybridization. So what are the various types? There are 7 types: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, तो ये जो है ये हो गई 6 और एक लास्ट है इसमें dsp2। तो ये 7 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस हैं। ये sp लिखने का मतलब है एक s और एक p ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स किया गया है। एक s और 2p, एक s और 3p। अब p ऑर्बिटल तो 3 ही होते हैं तो ख़त्म हो गए, अब d की बारी आ जाएगी। एक s 3p और एक d, एक s 3p और 2d, और एक s 3p और 3d ऑर्बिटल्स। और ये जो है ये एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन है जो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उनमें ऑब्जर्व की जाती है। d एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं ये जब बन जाते हैं यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, ओवरलैप हो जाता है, तो ओवरलैप होने के बाद जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड की डायरेक्शंस डिसाइड होती हैं। sp जो शेप है, द शेप इज लीनियर। व्हेन sp2 इज देयर इट इज planar trigonal। sp3 tetrahedral। sp3d trigonal bipyramidal। sp3d2 octahedral। sp3d3 pentagonal bipyramidal and dsp2 is square planar। ठीक है, शेप्स वही हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी इन वेस्पर थ्योरी। ड्रॉ वैसे ही होंगे और जो है बेसिकली अगर कहीं पर लोन पेयर आ जाता है तो शेप डिस्टर्ब भी होगी, डिस्टॉर्टेड भी होगी। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर आपका जो है बेसिकली टेट्राहेड्रल से पिरामिडल या बेंट या यहाँ से बेंट या फिर यहाँ से आपका के शेप या टी शेप, यहाँ से आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये सब बनेंगे वैसे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि ये थोड़ा और जस्टिफाइड है। ठीक है, अदरवाइज शेप्स वो ही वैसे ही निकालनी है। अब हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/2 फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, प्लस में बॉन्ड पेयर कौन सा, मोनोवेलेंट एटम्स, कितने एटम्स उसके साथ अटैच हैं, मोनोवेलेंट एटम्स, plus if any negative charge is there and minus if any positive charge is there. So this is the formula for calculation of hybridization। जैसे for example अगर आप निकालना चाहते हैं सपोज PCl4 पॉजिटिव के लिए, ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है सेंटर में आएगा, सेंट्रल एटम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फॉस्फोरस क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। इसके साथ 4 एटम जुड़े हुए हैं तो प्लस के 4। नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो उसको करना है हमें प्लस, तो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो -1। सॉल्व करिए, 9 - 1 8 / 2 दैट इज़ 4। अब 4 जो है वो यहाँ से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये sp का मतलब है एक s और एक p मिले, यानी कितने हुए 2, तो बनेंगे कितने 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 5 6 7, और ये जो है dsp2 में आप काउंट करोगे तो 4 ही आ रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा ये स्पेशल केसेस में होता है। तो एवरीवन 4 आने का मतलब है आपका
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी PCl4 जो है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए दो चीज़ें हो गई हैं अब कि एक तो हो गया शेप क्या है, शेप को आप वेस्पर थ्योरी से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल एज वेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स से फॉर चलिए BrF5 हमने ड्रॉ किया था, तो BrF5 को यहाँ से भी बार ट्राई करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 1/2 ब्रोमीन के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़े हुए हैं, 5 एटम इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो M मोनोवैलेंट एटम्स की वैल्यू हो गई 5। मोनोवैलेंट यानी जिनकी वैलेंसी है 1, ठीक है। अगर वैलेंसी 1 से ज़्यादा है तो आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे उसमें। सो इट इज नाउ 6। अब 6 यानी sp3d2, यानी शेप होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्या 6 के 6 एटम जुड़े हुए हैं? एटम 6 नहीं है, एटम 5 ही है। आल कितने रहे? 6 आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ एक खाली होगा, उसमें लोन पेयर होगा, और अगर लोन पेयर होगा तो शेप इस ऑक्टाहेड्रल से थोड़ी सी चेंज होगी, और इसीलिए जो है पहले हाइब्रिडाइजेशन मेंशन ज़रूर कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया है तो उस लोन पेयर की वजह से इसकी शेप बदल जाएगी और हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम जो है शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी डिसाइडेड। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें, लेकिन एक और चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, कि क्या जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो पोलर होते हैं। देखते हैं। When one hydrogen atom is attached to another hydrogen atom through a covalent bond, yeah, when nitrogen is attached to nitrogen atom through covalent bonds, similarly oxygen attached to oxygen with covalent bond, fluorine with fluorine या क्लोरीन विद क्लोरीन, तो ये सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं। जो बॉन्ड है इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लो, ओवरलैप कह लो, इक्वल है, क्योंकि दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये जो आपके बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, ये है आपके नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा हो। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके तो न्यूक्लियस बराबर है, तो जब न्यूक्लियस बराबर है तो फिर बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन से ही है ना, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है नॉन पोलर। कभी कभी डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी हो सकता है, जैसे अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हम बॉन्ड कहते हैं तो इन दोनों के भी जो न्यूक्लियस हैं वो लगभग स्ट्रेंथ वाइज एक जैसे ही है, तो इसलिए ये बॉन्ड भी कैसे काउंट होता है? नॉन पोलर काउंट होता है। लेकिन अगर बॉन्ड बन जाए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन या क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, या फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में, तो इनमें जो हैं ये जो बॉन्ड्स बनेंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, वो नहीं मैं अभी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इनके बीच का जो बॉन्ड है, क्या वो बॉन्ड इनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो द आंसर इज नो, दे आर पोलर। जैसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन जो है उसके पास कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और ये हो गया क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, कंपाउंड बन गया जी HCl।
ठीक है। अब क्लोरीन जो है उसका न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वो जो है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्टेड कम है, ठीक है। दिस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो टर्म है बच्चों जो आप जब हमने मेटल नॉन मेटल शुरू किया था तब से आप पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली क्या है, ये वो चीज़ मैंने आज आपको बताई है। दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुवर्ड्स राइट इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज करती है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये छोटी छोटी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम BCNOF इस तरफ चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इंक्रीज करेगी, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर, सेलेनियम ऊपर से नीचे आओगे तो कम हो जाएगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस कम है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अल्टीमेटली आपको ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि जो HCl का मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एसिड की तरह बिहेव करता है। HCl जब तक ड्राई है, गैस की फॉर्म में है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ड्राई HCl डू नॉट बिहेव एज एसिड, इट बिकम्स अ वीक एसिड इन ड्राई स्टेट, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप HCl मतलब एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करता, वीक की तो बात ही नहीं है, और जैसे ही आप HCl को उठा करके और पानी में डाल देते हो तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसे ही नहीं है, तो ये इसको जल्दी से बाहर निकाल देती है। अब जैसे ये अलग होगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास, यानी ये बन गया Cl नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो अपना था वो भी हमको ऐसा लग रहा है जैसे इसने डोनेट कर दिया, तो ये हो गया आपका H पॉजिटिव। सो इन दिस वे HCl molecule is a covalent molecule, but it is a polar covalent molecule. It is a polar covalent molecule. ठीक है, क्लियर। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब क्या है बच्चों, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन पोलर हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब एक चीज़ और, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहली बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है या जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है। फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, ठीक है। देन जो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये जनरली होते हैं लो, ठीक है। नेक्स्ट, इनका भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट्स में देखने को मिलेगा। अगर आपका लिक्विड या गैसियस स्टेट में तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो शेप्स हैं वो इनकी फिक्स हैं। मोर ओवर दे आर जनरली सॉफ्ट, इतने हार्ड नहीं होते जितने आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं। देन दे मे और मे नॉट बी लाइक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिपेंड्स, ठीक है। और जनरली जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स,
ओके। देन ये जो हैं ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो रिएक्शंस करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस करते हैं विच आर जनरली स्लो, और वहीं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस करते हैं जो बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के। तो इन दिस वे वी आर नाउ वाइंडिंग अप विद कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे नॉन मेटल एक दूसरे नॉन मेटल के साथ जो है वो जुड़ता है। इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ की तरफ और ले जाऊंगी बच्चों, और जैसे हमने बात की कि ये जो हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये हमारा पोलर है। पोलर का मतलब होता है कि पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड का आ जाना। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव एंड आ गया, क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव एंड आ गया, तो ये हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, पार्शियल, वेरी लेस, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, छोटा सा डेल्टा बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आने का मतलब है कि ये जो है थोड़ा सा इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया है, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है दैट ऑल्सो कंटेन सम कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी बॉन्ड बना हुआ है आयनिक, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ शेयरिंग हो रही है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से हो गया, ये कैसे हो सकता है, यही चीज़ को समझाने के लिए देयर वर अ सेट ऑफ रूल्स विच वर गिवन बाय अ साइंटिस्ट फजान, एंड द रूल्स आर नोन एज फजान रूल्स, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली when cation is small it increases covalent character। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात करते हैं कुछ सॉल्ट्स की, जैसे लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से अगर हम दोनों की सॉल्युबिलिटी को चेक करें वाटर के अंदर, सो इट इज़ फाउंड दैट NaCl इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर। अब ये कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड इतने वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो LiCl और NaCl में NaCl ज़्यादा सॉल्यूबल है, LiCl कम सॉल्यूबल है, तो इसका मतलब LiCl में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि वो हो सकता है पूरी तरह से आयनिक ना हो, क्योंकि अगर आयनिक होता तो वाटर में सॉल्यूबल होता पूरी तरीके से। इसका कम सॉल्यूबल होना इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसी ने एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लिथियम आयन है ना ये सोडियम के कंपैरिजन में छोटा है, लिथियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम आयन, तो जितना कैटायन छोटा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसी कोई और भी कंपेयर कर सकते हो आप ऐसे ही, जैसे सपोज बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ये वाटर में सॉल्यूबल है, क्यों है, सेम रीज़न, बेरिलियम आयन बहुत छोटा है, बेरियम आयन बहुत बड़ा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसके बीच में प्योर आयनिक है, ऐसे आप बोल सकते हो, और इसके अंदर क्या है, ये प्योर आयनिक नहीं है, नॉट 100% आयनिक, नॉट 100% आयोनिक, ठीक है। इसी वजह से ये परेशानी होगी कि ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अब नेक्स्ट फजान रूल, व्हेन
anion is big. Covalent character increases. ठीक है, ये दूसरा रूल है. अब फिर से कंपेयर करते हैं. एक तरफ तो ले लेते हैं जी हम NaCl, और एक ले लेते हैं NaBr, और एक ले लेते हैं Na. 3 कंपाउंड ले लिए. NaCl को एसीटोन में डालोगे अगर तो नहीं घुलेगा. NaBr डालोगे थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगा. Na और भी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है, ऐसा क्यों है? एसीटोन तो आपका कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. तो फिर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं करते. NaCl नहीं कर रहा, इसका मतलब NaCl इज़ आयनिक. NaBr डिज़ोल्व कर गया, यानी उसके अंदर थोड़ा सा क्या आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर. Na और ज़्यादा डिज़ोल्व कर गया, इसका मतलब उसमें और ज़्यादा क्या आ गया है? कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, इसी तरीके से LiF आयनिक है, लेकिन LiBr इज़ नॉट 100% आयनिक, बल्कि उसके अंदर क्या आ गया है? थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है. ठीक है, और थर्ड इसमें रूल है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जैसे अगर कंपेयर करते हैं कॉपर के क्लोराइड को, क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, तो ये जो सॉल्ट्स हैं इनके अंदर जो है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कही जाती है. यानी ये NH2 NP6 इससे बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है. कुछ भी आ जाए, चाहे ND 1 to 10 कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो, N-1D सॉरी. ठीक है, तो ये जब ऑलरेडी इनके पास है NH2 NP6 वाली, और फिर जाके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे? ये हो जाते हैं थोड़े से कोवेलेंट. और जिनमें ये नहीं होती दे आर लाइक मोर आयनिक. सो दिस गोज दी फजान्स रूल.